बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गेटवे टू नो। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो एरिस्टोटल पर करेंगे, और जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है वो है प्लेटो पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो हम एरिस्टोटल को क्या कहते हैं, ज्यादातर कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ फिलॉसफी, और इनके बारे में कहा जाता है कि ही न्यूज एवरीथिंग अबाउट देयर ओन पीरियड, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फिलॉसफी की थी, इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्चेस की थी, बहुत ज्यादा उन्होंने बुक्स पे काम किया था। और हमने देखा कि इन्होंने भी प्लेटो की तरह, जैसे कि प्लेटो ने एकेडमी एक फाउंडेशन की थी, इसी तरह इन्होंने भी एक लीसियम स्कूल बनाया था। तो हम देख लेते हैं सबसे इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। वो थी 384 में, जो कि बीसी इज द बिफोर क्राइस्ट एरा इसको कहा जाता है। कौन से शहर में हुई थी? स्टेगरा में हुई थी। ये एक कोस्टल एरिया था, लेकिन ये ग्रीस में नहीं था, ये यूनान से काफी थोड़े फासले पे था। और लेकिन हम देखते हैं कि जो इन्होंने स्टडी की थी वो प्लेटो एकेडमी से ही की थी, और जो ज्यादातर उनकी लाइफ गुजरी है वो एथेंस में गुजरी है। लेकिन वो जब बड़े हुए थे वो कहाँ हुए थे? एक रॉयल हाउस में हुए थे। उनके जो फादर थे निकोमेचुअस, वो एक फिजिशियन थे। कहाँ पे? जो मैकोडियन था एमंतास 3 में, वहां पे फिजिशियन थे। तो मींस के जो उनका बड़े हुए थे वो कहाँ हुए थे? रॉयल हाउस में थे। तो जो रॉयल हाउस में थे उनके पास क्या थी? पावर थी आगे बढ़ने की। तो क्योंकि एरिस्टोटल खुद एक मल्टी डायमेंशनल पर्सन थे, तो इनके पास पावर थी, तो वो आगे जाके बढ़े, उन्होंने काम किया, पढ़ाई की और नॉलेज लिया और रिसर्चेस की। तो इस तरह के जो यूनान में है ना, बहुत सारे लोग और भी होते होंगे जो मल्टी डायमेंशनल थे। तो जो उनके पास पावर थी वो क्या थी? कम थी, उनके पास नहीं थी, इसलिए वो दबे हुए लोग थे, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट थी, ऑटोनॉमी गवर्नमेंट थी, क्योंकि वहां पे जो लोग थे जिनके पास पावर नहीं थी वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो इसलिए जो एरिस्टोटल के व्यूज थे पावर पे, वो कहते थे कि जो इनके पास पावर है वही लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए पावर होना बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि जो मैकेडोनियन एमतास था, उनके जो फिलिप थे, उनके जो सन थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर, जिनको हम क्या कहते हैं? द ग्रेट, द सिकंदर आजम, क्योंकि उन्होंने जाके आगे दुनिया फतह की थी। अब ये कौन थे? ये थे एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में अलेक्जेंडर को पढ़ाया था, क्योंकि जो एरिस्टोटल है वो स्कॉलर के तौर पर जाने जाते थे। और यकीनन इस तरह का अगर टीचर मिले तो वो जो स्टूडेंट होते हैं वो अलेक्जेंडर जैसे ही हो सकते हैं, जिन्होंने दुनिया फतह की थी। उन्होंने पहले जो एथेंस स्टेट था उसको फतह किया, देन उन्होंने और जो सिटी स्टेट थी उनको फतह किया, और फिर इवन के इंडिया तक उन्होंने विक्ट्री हासिल की। फिर हमने देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट वो किसके थे? प्लेटो के थे। और प्लेटो किसके स्टूडेंट थे? सोक्रेटिस के। और इस तरह टीचर जो थे वो किसके थे? एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर के, जिसको द ग्रेट कहा जाता है। और अगर उनके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखें, वो बहुत इंस्पायर्ड हैं लोग किससे? एरिस्टोटल से, क्योंकि इनका जो व्यूज था यहाँ पे प्लेटो से थोड़ा डिफरेंट था। क्योंकि वो कहते थे कि जो एक रूलर है वो कोई भी हो सकता है, एक आम आदमी हो सकता है, अगर उसके पास क्या पॉलिटिकल नॉलेज है। प्लेटो थे वो क्या कहते थे कि जिसके पास सिर्फ जो फिलोसफर्स हैं जो रूलर बन सकते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी एरिस्टोटल थे वो उनकी व्यूज डिफरेंट थे। आगे हम देखा जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने उनकी रिसर्चेस की थी, वो डिफरेंट सिटीज में जाके अपने स्टूडेंट्स को भेजा करते थे, और उनकी जो रिसर्चेस बेस थी उन पर बुक्स उन्होंने लिखी। वो टोटल डिफरेंट सिटीज जो थी वो 158 थी, उनको वहां पे उन्होंने क्या डिफरेंट स्टूडेंट्स को भेजा। और उनकी जो किताबें हमें देखने को मिलती हैं वो 200 के करीब है, और उनमें से हमने देखा जो 31 किताबें वो अभी भी मौजूद हैं, जो लोग जो उसको हम पढ़ सकते हैं। और हमने देखा कि उन्होंने जो फाउंडेशन की थी लीसियम स्कूल, जैसे कि प्लेटो ने एकेडमी स्कूल किया था, जो लीसियम स्कूल थी उन्होंने अलेक्जेंडर की हेल्प से किया था। उन्होंने अलेक्जेंडर को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फाउंडेशन होनी चाहिए, तो उन्होंने भी लीसियम स्कूल जैसे बनाया। तो लेकिन एकेडमी और लीसियम स्कूल में हम एक यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। जो प्लेटो की एकेडमी थी वहां पे सिर्फ कौन आम आदमी क्या नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल जो एकेडमी थी वहां पे उन्हीं को एडमिशन मिल सकता था, जो इंटेलेक्चुअल माइंड स्टूडेंट थे और जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो लेकिन लीसियम स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। प्लेटो का मानना था किसी को भी नॉलेज दे सकते हैं, वो नॉलेज से आगे बढ़ सकता है। तो लीसियम स्कूल में आम आदमी की भी को अलाउंस थी कि वो जा सकता है, वो कोई भी आम आदमी वहां पे जाके एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों को क्या इख्तलाफात मिलते हैं यहाँ पे। इवन के भी ऐसा हुआ था कि जब प्लेटो की वफात हुई थी 347 बीसी में,
तब एरिस्टोटल को कहा गया कि वो वहां के फाउंडर बने, लेकिन उन्होंने इख्तलाफात किया था क्योंकि उनके जो पॉइंट्स थे, व्यू पॉइंट्स उस एकेडमी से मिलते नहीं थे, तो इसलिए वहां के वो फाउंडर नहीं बने थे। यकीनन डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट से ही क्या होते हैं, नए ख्यालात की क्या जन्म होती है। हम आगे फिर देखते हैं। और साथ ही साथ जो एरिस्टोटल थे ना, वो प्लेटो के क्या बेहतरीन स्टूडेंट थे, जो कि मैं पिछली आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इसलिए इन्हीं को सबसे पहले क्या कहा गया कि आप फाउंडर बने, लेकिन उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया। तो इस एरिस्टोटल को कोई और स्टूडेंट था, फिर उसने आगे जाके एकेडमी ये चलाई थी। फिर आगे जो उनकी टेक्स्ट में हमने सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उन्होंने किस पे लिखा, उन्होंने सबसे ज्यादा हमें पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने लिखा है। तो हम पॉलिटिक्स से जाने से पहले हमें पता होना चाहिए जो इनके पॉलिटिक्स का जो इनका लिंक है वो किससे, एथिक्स से लिंक करते हैं। वो क्यों एथिक्स से लिंक करते हैं? अगर हम इस बुक को स्टडी करें, जो उनकी बुक थी निकोमेचियन एथिक्स, जो निकोमेचुअस है, ये इनके फादर का नाम था और उनके बेटे का नाम था, तो इसलिए उन्होंने ये बुक जो है ये निकोमेचियन एथिक्स इसी नाम पे रखी है, जिसका जो बताता है एथिक्स और पॉलिटिक्स के रिलेशन के बारे में बताते हैं। इसको बुक को पढ़ के ही हम ये जान सकते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि उनका हैप्पीनेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। तो हम देखते हैं, वो कहते थे कि हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर किसी से सवाल किया जाए कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो क्या कोई काम किस लिए कर रहा है, तो उसका मकसद क्या है, हैप्पीनेस लेने के लिए। तो सबका सवाल का जवाब क्या आएगा एंड पे कि हैप्पीनेस, खुशी चाहने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो हैप्पीनेस है क्या वो किसके लिए, तो क्या हमें मनी जो है वो हमें दे सकता है हैप्पीनेस। तो मनी इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग, तो मटेरियलिस्टिक थिंग हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती, तो ये हमें नहीं दे सकती। क्या हमें हैप्पीनेस दे सकती है ऑनर। तो ऑनर हमें हैप्पीनेस, हमें इज्जत लेने के लिए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें ऑनर जो है, इज्जत है, वो हमें लाइफ टाइम हैप्पीनेस नहीं दे सकती। और फिर हम वो कहते हैं कि क्या प्लेजर देता है, प्लेजर भी हमें कुछ लाइफ टाइम के लिए हमें जरूरी है। हमें किसी चीज से हमें खुशी आ सकती है, जैसे हमारे एग्जाम में नंबर अच्छे आए या कोई भी हमने कोई अच्छा काम किया हो, तो लेकिन वो हैप्पीनेस उससे भी हमें क्या नहीं मिल सकती। फिर उन्होंने चौथी चीज बताई, वो क्या थी जो हमें हैप्पीनेस दे सकती है, वो है क्या विर्चू। तो जो विर्चू है, हमारी खूबियां, कि वही हमें क्या हैप्पीनेस दे सकती हैं। कैसे दे सकती हैं? जो विर्चूज है ना, हमारी खूबियां हैं, अगर उनके बारे में भी उन्होंने ये कहा कि उनमें भी बैलेंस होना जरूरी है। अगर इन विर्चूज का हम बैलेंस करेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिल सकती है, तो हमें पीस मिल सकता है। इंटरनल जो हमारी विर्चूज हैं, हमें हैप्पीनेस दे सकती हैं। तो उन्होंने 11 विर्चूज के बारे में बताया अपने गोल्डन मीन थ्योरी में। तो अगर उनमें बैलेंस होगा तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी। और वो जो अगर एक विर्चू में अगर कुछ ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी खतरनाक है, अगर कम हो जाए वो भी मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो विर्चूज का ताल्लुक है वो किससे, एथिक्स से है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एथिक्स और जो पॉलिटिक्स है, इनका रिलेशन, इनका लिंक के बारे में उन्होंने बताया कि इनका लिंक आपस में होना बहुत जरूरी है। अगर ये होगा तो पॉलिटिक्स, जो हमारी सियासत है, वो अच्छे से चलेगी। तो उनका मानना है द एंड ऑफ पॉलिटिक्स इज द बेस्ट ऑफ and the main concern of the politic is to engender a certain character in the citizens and to make them a good and disposed to perform the noble action। लेकिन हम जो देखते हैं, जो आज का मॉडर्न रीडर है, वो इससे एग्री नहीं करता, इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि आज के जो पॉलिटिक्स हमारे पॉलिटिक्स, वो कौन है, बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। वो उनको अपना ही फायदा चाहिए होती है। वो किसके पीछे भाग रहे हैं, वेल्थ और पावर के पीछे भाग रहे हैं। तो इसका कोई बेस्ट एंड पे कोई इनका सोचने का कोई अंदाज ही नहीं है। तो इनका जो मॉडर्न जो हमारे थिंकर्स है, वो इस बात से एग्री नहीं करते। लेकिन प्लेटो क्या कहते थे कि एथिक्स और जिनमें होगी वही पॉलिटिक्स आगे बढ़ सकेगी और वो बेहतर फॉर्म के लिए पॉलिटिक्स हमारे लिए साबित हो सकती है। पॉलिटिक्स में हमने देखने को मिलता है, एरिस्टोटल ने लिखा है उसके रिलेटेड, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द सेलर्स ऑन द शिप। तो उन्होंने कहा कि अ पॉलिटिकल लीडर इज अ मच लाइक अ कैप्टन ऑन द शिप एंड टू बी द एक्सीलेंट virtuous ruler one need to be a good captain and that looks out for the good of those committed to his her care। तो जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एक virtuous मैन ही एक गुड पॉलिटिक्स चला सकता है। तो इसको आगे हम देखते हैं, जो उनके पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो उनके ख्यालात थे, कि वो कहते थे कि जो एक आदमी है इज अ पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि जो उसको जरूरत पड़ती है किसकी, लोगों की जरूरत पड़ती है, एक सोशल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो एक वो सोशली क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, जिसको जो कि डिपेंड करता है मॉरली और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो किसी भी एक सिटी स्टेट
को अगर उनके वर्चुअसी अखलाकियात अच्छे हैं, उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, तो वो एक गुड स्टेट बन सकता है। जैसे कि सिटी स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर। इसलिए जो अरिस्टोटल थे उन्होंने एथिक्स और जो पॉलिटिकल है उसका कनेक्शन इस तरह उन्होंने बयान किया। उन्होंने फिर ना पॉलिटिशियन के टास्क रोल के बारे में बताया कि जैसे कि एक फिजिशियन का काम होता है मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड और वो उसी को काम करता है, इसी का एक पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए, उसको लॉ बनाने चाहिए और उसको इन्फोर्स करने चाहिए, उसको इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए, उसको कस्टम्स बनाने चाहिए और इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक मोरल एजुकेशन सिस्टम बनाने चाहिए सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उस। लेकिन इन सब में उनका इसका एथिक्स से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें वर्चूज हैं देन ही बिकम द बेस्ट पॉलिटिशियन। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स के जो अरिस्टोटल थे उन्होंने डिफरेंट सिटीज में अपने स्टूडेंट्स को भेजा था कि वहां पे जाके देखें कि वहां पे जो सियासत का निज़ाम है वो कैसे है। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे वो लेके आए थे, उन्होंने रिसर्च की और एक कॉन्स्टिट्यूशन बताया था एथेंस के रिलेटेड। में उन्होंने जो अरिस्टोटल ने बुक लिखी उसमें उन्होंने बताया कि हु शुड रूल, के किसको रूल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम जो कि एक सियासी निज़ाम होता है वो चाहे डेमोक्रेसी हो, कम्युनिज्म हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें कोई खुसूसियात होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, तो इसको हमें पहले समझना चाहिए। तो लेकिन अरिस्टोटल ने कैटेगरी की थी जो कि आपको इसमें नजर आ रहा है। तो उनके लिए जो गुड गवर्नेंस है वो कौन सी गवर्नेंस है जो कि सबके लिए अच्छी हो, लेकिन जो एक सिर्फ एक मखसूस ग्रुप के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट अच्छी है तो वो बैड गवर्नेंस है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो गुड गवर्नेंस हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो है मोनार्की, जो कि सिर्फ एक आदमी ही रूल करता है, उसको बेस्ट कहा है अरिस्टोटल ने। और जो टायरानी है, डिक्टेटरशिप है, जो एक पागल है, एक आदमी चला रहा है, उसको क्या है और अपने फायदे के लिए वो देख रहा है, तो उसको एक वर्स्ट उन्होंने गवर्नमेंट कहा है। और उन्होंने अगर कहा है कि जो सिर्फ बेस्ट जैसे कि फिलोसफर्स या कुछ पढ़े लिखे लोग सिर्फ उसको गवर्नमेंट को चलाएं, तो उन्होंने उसमें कैटेगरी में कहा है कि जो अरिस्टोक्रेसी है इज द गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द ऑल एंड जो ओलिगार्की है वो बैड गवर्नमेंट है। और इसमें अगर हम आगे देखें जो बहुत सारे लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटी है और जो डेमोक्रेसी है बहुत सारे लोगों के लिए वो बैड है। हम देखते हैं कि जो अरिस्टोटल जो आज हम डेमोक्रेसी आज को देखते हैं तो उन्होंने तब डेमोक्रेसी को कहा कि बुरी है। तो आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। उसका स्टार्ट ही क्या सिटी स्टेट से हुआ और एक पॉलिटिकल पार्टनरशिप से हुआ। तो जो सिटी है उसमें अरिस्टोटल ने पॉलिस कहा है सिटी को, और उन्होंने कहा है कि जो एक अल्टीमेट गोल है सिटी का वो क्या होना चाहिए, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए। और हैप्पीनेस हमें कहाँ से मिल सकती है, विर्चू से मिल सकती है। और जो विर्चू है वो हमारे क्या बढ़ा सकती है, वो हमारी मोरल और जो हमारा इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस है उसको बढ़ा सकता है। तो जो कि एक सिटी में मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो क्या होनी चाहिए, जस्ट और वेल ऑर्डर होनी चाहिए, और जो उसी से वो फ्लरिश उनके मेंबर्स हो सकते हैं। क्योंकि जो एक गुड गवर्नेंस, जो बेस्ट गवर्नेंस है वो वही हो सकती है जो सबके लिए फायदेमंद हो। जो अरिस्टोटल थे उनका जो सिटीजनशिप के रिलेटेड कहना था, वो कहते थे कि सिटीजनशिप इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर द अरिस्टोटल, बिकॉज वो कहते थे कि जो एक सिटीजनशिप है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, उनका एक्टिव रोल होना चाहिए, किसमें, असेंबलीज में होना चाहिए, और उनका एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि एक सिटी मेंबर अगर एक्टिव रोल प्ले करेगा तो ही वो अचीव कर सकता है वर्चुअस और हैप्पी लाइफ। स्टूडेंट जो अरिस्टोटल के स्लेवरी पर व्यूज हैं उस पर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बुक पॉलिटिक्स है उसमें स्लेवरी को डिस्कस किया है। और उन्होंने कहा है कि जो एक अरिस्टोक्रेसी है वो किस पे बेस करती है, स्लेवरीज पे ही करती है। तो उनका मानना था जो स्लेवरी है वो दोनों के लिए फायदेमंद है, मास्टर्स के लिए और स्लेव्स के लिए, क्योंकि मास्टर उनसे क्या एक लेबर काम करवा रहा है, उससे अपनी सर्विसेज ले रहा है, और जो स्लेव्स हैं उनको भी फायदा हो रहा है, वो उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, उनको गाइडेंस मिल रही है। तो और आगे हम देखते हैं कि जो नेचुरल हायरार्की के बारे में उन्होंने कहा, उनका मानना था some individuals were naturally suited to the master while other were the naturally suited to the slaves, जो कि क्या लीड करती है, एक डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करती है।
तो हम आगे देखते हैं, उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी स्लेवरी पे। उनका कहना था कि एरिस्टोटल जस्टिफाइड द स्लेवरी एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन और contending that some people are born to be a subservient and lack the capacity of the self governance। तो हमने देखा कि जो आज अगर कोई क्वेश्चन राइज करे कि स्लेवरी इज अ जस्ट और अ नॉट, तो यकीनन आज का जो लोग है वो यही कहेगा स्लेवरी इज नॉट अ जस्ट, और इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस एंड मोरल क्राइम। लेकिन जो हमें एरिस्टोटल हैं वो हमने देखने को मिला कि उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि स्लेवरी इज द गुड थिंग फॉर बोथ स्लेव्स एंड फॉर द मास्टर। तो स्लेवरी इज अ सोशल यूटिलिटी, क्योंकि हमने देखा क्योंकि इसको हमें मास्टरी में दोनों को ही फायदा हो रहा है, मास्टर को और स्लेव्स को, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो हम एवोल्यूशन ऑफ थॉट के बारे में देखें, इस लिहाज से हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हम जो एरिस्टोटल के व्यूज हैं इसको हम समझ पाएंगे, क्योंकि जो एशियन ग्रीस के जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो इसी मामले में था, तो इसलिए हम एरिस्टोटल के व्यूज को समझ सकते हैं। जो उनके जो सोशल वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स थे वो उस टाइम इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व थे, तो उस वक्त इसको अनजस्टिस नहीं कहा जाता था। स्टूडेंट जैसे एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज किया गया था किसके, स्लेवरी पे, वैसे ही उनको क्रिटिसाइज किया गया है वुमेन्स के व्यूज के रिलेटेड। जो उनकी सोच थी वो क्या थी, वो पेट्रियार्कल सोच थी और वो रिस्ट्रिक्टिव थे किसके, वुमेन्स के लिहाज से। वो कहते थे कि जो वुमेन्स और मेन हैं उनके अपने अपने डिस्टिंक्ट रोल हैं सोसाइटी में। वो कहते हैं जो वुमेन्स हैं उनका प्राइमरी रोल क्या है, मैनेज द हाउस होल्ड एंड राइज चिल्ड्रन, और जो मेन है वो उसके पब्लिक लाइफ में उनकी पार्टिसिपेशन है। और वो कहते थे इन्फीरियरिटी, जैसे कि बहुत से जो एशियन थिंकर्स हैं जैसे कि पहले सोचते थे कि वुमेन्स आर द इंफीरियर टू द मैन, तो किस में, रीजनिंग में और लीडरशिप कैपेबिलिटीज में और लीडरशिप कैपेबिलिटीज में। आगे हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के रिलेटेड देखें तो वुमेन्स को वो एक्सक्लूड कर देते थे एक्टिव रोल में। वो कहते थे जो मैन है वो ही प्रोमिनेंट रोल अदा कर सकता है किसमें, एक्टिव पार्टिसिपेशन में और पब्लिक डीलिंग में और सारे डिसीजन मेकिंग में। और हम देखें अगर एजुकेशन में भी उन्होंने ऐसे ही कहा कि जो एजुकेशन है उनको सिर्फ किसकी देनी चाहिए, उनको हाउस होल्ड की देनी चाहिए और मैटरनल ड्यूटीज के रिलेटेड वुमेन्स को देनी चाहिए। तो उनका जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उनमें उनका कोई काम नहीं है। तो और वो हमने देखा कि उनकी जो कुछ सेइंग्स हैं वुमेन के रिलेटेड कि वुमन इज द अनफिनिश्ड मैन एंड द मेल इज द बाय नेचर सुपीरियर। और उन्होंने कहा द कमांडिंग ऑफ द मैन इज सीन इन द कमांडिंग and that of woman in obeying। स्टूडेंट फिर हम एंड करते हैं, क्योंकि अगर एरिस्टोटल पे हम पूरी बुक लिखना बैठे हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स पे, इन्होंने काफी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। और अगर हम देखते हैं जो इनकी सियासत थी वो किस पे थी, कम्युनिटेरियन बेस्ड थी, क्योंकि जो इनका सोसाइटी के वेलबींग्स के लिए कहा करते थे, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे बात किया करते थे। और वो ह्यूमन को क्या कहते थे कि एक वो पॉलिटिकल एनिमल है। तो पॉलिटिकल एनिमल क्यों है, क्योंकि वो कहते थे कि ह्यूमन जो है एक फुली ह्यूमन है, वो विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन एक सिटी स्टेट में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो ह्यूमन को क्या कहा करते थे कि वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस के बारे में कहते थे कि जो जस्टिस है वो एक मेरिट बेस पे होना चाहिए, जो कि बेस्ट हो वो ही मेरिट होना चाहिए। तो इनका इस रिलेटेड इनके व्यूज थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट एरिस्टोटल। अगर आपको ये वीडियो आपको ये हेल्प रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।